आज मैं बता रहा, रुक जा जरा। Recording in progress. मैं अभ्यास घर पे आ रहा था, तो बट काम को पहुंचे एकदम पक्की, एकदम लाल। हाँ बिल्कुल। हाँ। आज हेलो, क्या मैं ऑडिबल Yes, टू ma'am, you एवरीवन? can start. Is ma'am audible, ma'am? ओके, वेट अ मिनट, एटलीस्ट मैं मुझे 5 मिनट्स दीजिए ना। Okay, ma'am, will be wait. ओके फाइन, नाउ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन नाउ। Yes, ma'am, audible. ओके फाइन, कल हमने पढ़ा था साइज रिडक्शन, ठीक है। Ma'am, please आज हम share करने the वाले, screen, ma'am. एक सेकेंड, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, okay. कल हमने पढ़ा था साइज रिडक्शन, ठीक है। हम्म, आज हम पढ़ेंगे साइज सेपरेशन। साइज रिडक्शन क्यों, साइज सेपरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने साइज का रिडक्शन किया है, कहीं ना कहीं हमने साइज को क्या किया है, तोड़ा है, छोटा किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे ज़रूरत है, मैंने एक रेंज क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि मुझे इतने से लेके इतने नैनोमीटर तक का क्या चाहिए, पार्टिकल साइज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो टेल्कम पाउडर हम यूज करते हैं, अगर वो टेल्कम पाउडर हमारे पास है और अगर मान लो वो इतना फाइन होता है कि जब आप उसे अप्लाई करते हो तो वो आपके फेस पे क्या होता है, घिसता नहीं है, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि कुछ हमारे फेस पे किरकिरा रहा है। अगर उसी जगह मैं आपको थोड़ा सा रेत दे दूं और बोलूं कि आप ये रेत आप अपने फेस पर अप्लाई करिए, तो फिर आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको अलग से फील होगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्लियर है? हम्म, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैम मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैंने अभी स्क्रीन विजिबल की ही नहीं है, इसलिए तुम लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं है, अच्छा, ठीक है। जब मैं विजिबल करूंगी तो मैं बता दूंगी। अभी जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमें सुन के समझना होता है, कई बार हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो क्या तुम लोग सामने पढ़ते हो क्या उसको? समझाने वाली चीज अगर होगी तो मैं उसको प्रेजेंट करूंगी और उससे उसके थ्रू समझाऊंगी, बट अभी चीज सुनने वाली है, ना कि देखने वाली, ठीक है। तो सुनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सुन के समझो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने बोला साइज रिडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें कोई भी पर्टिकुलर एक साइज चाहिए है। दैट मीन्स हम इसलिए क्या कर रहे हैं, साइज रिडक्शन कर रहे हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया कि भाई अगर मैंने तुमको बोला कि मुझे टेल्कम पाउडर बनाना है, ठीक है, तो टेल्कम पाउडर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा फाइन होता है, और इस फाइन पार्टिकल का हम यूज क्या करते हैं, फेस पे जब अप्लाई करोगे तो खुरदुरा नहीं फील होगा, ठीक है। उसी जगह अगर मैं बात करूँ स्क्रब की, अगर तुमने अपनी लाइफ में स्क्रब का यूज किया है तो क्या होगा,
जब उसको लगाते हो तो हल्का सा दरदरा होता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता, बहुत ज्यादा बारीक नहीं होता, थोड़ा सा कोर्स, थोड़ा सा दरदरा टाइप का होता है, ताकि वो आपकी स्किन को क्या कर सके, एक्सफोलिएट कर सके और डेड स्किन को हटा सके। तो यहाँ पर मुझे दो तरीके के साइजेस मिल गए, एक तो बिल्कुल फाइन मिला और दूसरा मुझे थोड़ा सा दरदरा मिला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये चीज साइज रिडक्शन से अचीव कर ली। भैया मैंने डिवाइड कर लिया कि मुझे पतला चाहिए मोटा चाहिए, वो किससे मिल गया, साइज रिडक्शन से। अब मुझे किस मतलब साइज को तोड़ने का काम साइज रिडक्शन ने कर दिया, लेकिन अब सेपरेट करने का काम भी तो होगा कि भाई टैल्कम पाउडर के लिए वेरी फाइन पाउडर चाहिए और स्क्रब के लिए थोड़ा मोटा पाउडर चाहिए। ठीक है, ये वाली चीजें करने के लिए मुझे क्या करना होगा, साइज का सेपरेशन करना होगा। ठीक है, जब हम साइज सेपरेशन करते हैं तो साइज सेपरेशन के लिए हमें कुछ मीन्स या फिर हमें कुछ मेथड्स का यूज करना होता है। ठीक है, अब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, घर में छन्नी सबने यूज किए, घर में हम आटा रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले आटा गेहूं पिसवा के लाते हो, तो गेहूं जब पिस के आता है तो कैसा होता है, एकदम बारीक होता है, एकदम फाइन होता है। ठीक है, जब वो बिल्कुल फाइन होता है तो भी उसे क्यों छाना जाता है, क्यों छानते हैं हम उसको, आटा तो ऑलरेडी एकदम फाइन पिस कर आया है ना, उससे छानने की आवश्यकता क्या क्योंकि है। उसमें मैम गेहूं के पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं। कुछ गेहूं बड़े के पार्टिकल भी रहते हैं, तो वो छान ठीक है, के बड़े अगर तुमने पार्टिकल सुना अलग। हो, ठीक है, ठीक है, तो वो किस चीज से संभव होगा, साइज सेपरेशन से। जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको आप अलग करोगे, जैसे कि आटे में चोकर मिलता है सबसे आखिरी में, ठीक है, जो हम खाते नहीं है, गाय भैंसों को दे देते हैं। अगर आप उसको साइज सेपरेट नहीं करोगे तो जो आपकी रोटियां बनेंगी वो एकदम चिकनी और एकदम फाइन नहीं बनेंगी। तो आप अपने पार्टिकल को क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। तो सेपरेट करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो, छन्नी का यूज करते हो। तो साइज सेपरेशन में भी सबसे मेन रोल होता है किसका, छन्नी का, जिसको हम बोलते हैं सीव या बोलते हैं स्क्रीनिंग। ठीक है, सीव मतलब छन्नी और स्क्रीनिंग मतलब उस चीज को छानना। ठीक है, उस चीज को सेपरेट करना। पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे डिवाइड करने का पर्पस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, जो टेल्कम पाउडर्स होते हैं वो एकदम फाइन होते हैं। ठीक है ना, फाइन नहीं, वो वेरी फाइन होते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे किसकी, स्क्रब की, स्क्रब का काम क्या होता है, एक्सफोलिएट करना। जो दरदरे पार्टिकल्स होते हैं जब आप उसको वाटर के साथ मिक्स करके अपने फेस पे रब करते हो तो क्या होता है, जो भी आपकी डेड स्किन है वो निकल जाती है। लेकिन क्यों, कब होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि आपके पार्टिकल साइज क्या है, थोड़े बड़े साइज के हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल साइज होते हैं ना, हम पार्टिकल साइज की जो बात करते हैं वो नैनोमीटर्स में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज की बात होगी नैनोमीटर में। ठीक है, अब हमें कितने नैनोमीटर का पार्टिकल चाहिए वो हमारे जो भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो क्रीम बनाई है, अगर क्रीम में जो भी पाउडर आपने मिक्स किया है, अगर वो पाउडर आपका थोड़ा सा ज्यादा नैनोमीटर का होगा या कोर्स होगा या दरदरा होगा, तो आप क्या करोगे, उसको जब आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको बहुत अजीब सा फ्रिक्शन फील होगा। वो फ्रिक्शन फील ना हो उसके लिए मुझे साइज को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब वो जो साइज को रिड्यूस करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो ऐसे ही है। ये दिलीप, तुम हमेशा अपना माइक ऑन ही क्यों छोड़ते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या, वो चीज क्या कहलाती है, पार्टिकल्स अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स को अलग करना, वो कहलाता है मेरा साइज सेपरेशन। ठीक है, ये भी एक यूनिट ऑपरेशन का हिस्सा है। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई साइज सेपरेशन का, साइज सेपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर मेन पर्पस क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि इसका मेन पर्पस ये है कि क्या करेगा, सबसे पहले तो जो पाउडर है उसकी मिक्सिंग को इम्प्रूव करेगा। मिक्सिंग को इम्प्रूव कैसे करेगा भाई, अगर मान लो आधे मोटे आधे छोटे आधे बारीक ऐसे पार्टिकल्स हैं तो हमें चीजों को मिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स हैं तो उसको मिक्स करना थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
सेकंड क्या बोलता है, डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। जब हम टैबलेट और कैप्सूल्स बनाते हैं ना, उसमें हमें पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करना पड़ता है। एक ही पार्टिकल साइज का हमें मार्जिन लेकर के चलना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम टैबलेट कैप्सूल बनाते हैं तो पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए साइज सेपरेशन हमारे लिए जरूरी है। सेकंड क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये क्या करेगा, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है, उसकी क्वालिटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है। फोर्थ वन क्या है, ये आपकी सॉल्युबिलिटी को और उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। कब की बात हो रही है, ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है। जब हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी फॉर्मुलेशन बन रहा है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई भी उसकी सॉल्युबिलिटी है या उसकी स्टेबिलिटी है पार्टिकल की, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, साइज को सेपरेट करते हैं। अगर हमने छोटे बड़े पार्टिकल्स ले लिए तो लम्प्स बन सकते हैं। ठीक है, लम्प्स मतलब गुठलियां पड़ सकती हैं, जिसको फोड़ना फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आसान नहीं होता। अगर हम ऐसा करने बैठ गए तो हमारा टाइम भी ज्यादा होगा, कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और सेकेंडली हमारे साथ क्या होने वाला है कि जो फॉर्मुलेशन बनेगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारी मेथड्स होती है साइज सेपरेशन करने के लिए। सबसे पहले मेथड कहलाती है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड का मतलब होता है छानने वाली जो मेथड होती है, विद द हेल्प ऑफ सीव, वो कहलाएगा तुम्हारा सीविंग। ठीक है, वो कहलाएगी तुम्हारी सीविंग मेथड। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीन तीन मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले होता है एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है, देखो, ऑसिलेशन मेथड और वाइब्रेशन मेथड। ये क्या, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को वाइग्रसली, बहुत ज्यादा स्पीड से या बहुत ज्यादा तेजी के साथ किसी भी चीज को मिक्स करना कहलाता है एजिटेशन। ठीक है। ऑसिलेशन मेथड्स क्या होती हैं, एक पेंडुलम देखा होगा कभी भी तुमने। पेंडुलम अगर बोला जाए तो कभी वॉच देखिए, वॉच में पहले के टाइम में क्या होता था, हर एक घंटा बजता था तो एकदम आवाज आती थी, टन टन। तो वो जो नीचे पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम पहले लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर राइट जाता है। ये वाला जो मूवमेंट कहलाता है वो कहलाता है तुम्हारा ऑसिलेशन मूवमेंट। ठीक है ना। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जब इस टाइप के मूवमेंट को हम यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए, वो कहलाएगा तुम्हारा सीव करने के लिए। जैसे कि हमारी क्या होती है, सीव शेकर मशीन। ठीक है ना। मान लो कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक मैंने क्या कर दिए, 4 या 6 सीव्स लगा दिए। ठीक है, और उसको एक झूले पे रख दिया। ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कि इसको मूवमेंट कराना है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, पेंडुलम वाला मूवमेंट कराना है। कभी छाना है हमने घर में छन्नी से, कैसे करते हो, लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हो। तो उस वाले मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेशन मेथड। सेकंड होती है वाइब्रेशन मेथड। वाइब्रेशन मेथड होती है हमारी सीव शेकर में यूज। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि आपने वो ले लिया, सीव शेकर मशीन को सेट करा, उस पर सारा पाउडर लोड किया, और आपने जैसे ही ऑन किया तो एक वाइब्रेशन होगा, जिस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, सारा का सारा मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। सारा का सारा मटेरियल अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेकेंड होता है ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड क्या होती है, तभी तुमने घर में देखा होगा कि छन्नी में रख के मम्मी चावल छान रही है, मम्मी ने चावल छन्नी में लिया और फिर हाथ से उसको मिक्स कर रही हैं, और फिर लेफ्ट राइट मूव कर रही हैं, फिर हाथ से मिक्स कर रही हैं। तो ब्रशिंग मेथड क्या होती है, ब्रश की हेल्प से जब आप उसको क्या कर रहे हो, सेपरेट करा रहे हो। ठीक है। थर्ड वन होता है सेंट्रीफिकेशन मेथड। सेंट्रीफिकेशन मेथड होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को एक हाई स्पीड पे क्या करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो। ठीक है। जब आप किसी भी मटेरियल को एक हाई स्पीड पे क्या कर रहे हो, आरपीएम पे, रेट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतने सारे चक्कर इस मशीन को काटने हैं। ठीक है ना। जैसे कि तुमने मिक्सर देखा है, मिक्सर में ब्लेड लगी होती है, जैसे ही बटन ऑन करते हो जो नीचे की ब्लेड होती है वो बहुत तेजी से घूमने लगती हैं। जो अपनी एक ही जगह पर रहता है, मिक्सर अपनी जगह पर रहता है, ब्लेड अपनी जगह पर रहती है, लेकिन वो अपनी जगह पर रुक के क्या करती है, बहुत तेजी से घूम जाती है। तो सेंट्रीफिकेशन मेथड में जो सेंट्रीफ्यूज आता है, जो बड़ा सा एक डिब्बा टाइप का होता है, उसके अंदर इसी टाइप के, उसमें इसी टाइप के वो लगे होते हैं, शाफ्ट्स लगे होते हैं। उसमें आप अपनी टेस्ट ट्यूब डालो पैक करके। ठीक है ना। उसकी अलग से बॉटल्स आती है, उसमें आप अपना सैंपल डालो बंद करके, उसमें डालो, और फिर उसको क्या करो, एक टाइम सेट कर दो और आरपीएम सेट कर दो कि मतलब 1 मिनट में ये 100 बार घूमना चाहिए, मतलब 100 पर रिवॉल्यूशन। इस टाइप से आप अपनी अलग अलग स्पीड, अलग अलग टाइम डाल के उसमें छोड़ सकते हो। जब आप उसको देखोगे ना तो क्या होगा, जैसे कि दूध, कभी मलाई लेना, मलाई में थोड़ा सा पानी मिक्स करना, मिक्सर में डाल के बहुत तेजी से घुमा देना, तो क्या होगा, दूध और अलग हो जाएगा,
और जो तुम्हारा मक्खन है वो अलग हो जाएगा। तो उसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब आप सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस को करते हो तो जो भी आपका पार्टिकल होता है वो वाटर वाला जो लेवल होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो भी आपका सुपरन एंड मतलब जो भी आपका मटेरियल होता है फिल्ट्रेट वगैरह वो सब आपका ऊपर जमा हो जाता है। फिर आप ऊपर वाले पार्ट को पिपेट से कलेक्ट कर लेते हो, माइक्रो पिपेट से, नॉट पिपेट, माइक्रो पिपेट से कलेक्ट कर लेते हो और उसको आप टेस्ट लगा लेते हो। तो ये कहलाती है तुम्हारी सेंट्रीफिकेशन मेथड। मतलब तुमने पानी में से जो चीज घुल चुकी थी उसको भी क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। सेकेंड है मेरा साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, ये एक टाइप की मशीन होती है। साइक्लोन सेपरेटर क्या है, इसमें क्या होगा, जनरली एक मशीन रहती है, उसमें आप अपना फ्लूइड रख देते हो, उसमें आप गर्म हवा पास कर, सॉरी, उसमें आप क्या करते हो, सेपरेट करते हैं हम पार्टिकल साइज को। उसको आप इतने ज्यादा स्पीड पे रोटेट करोगे। साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब सुना है, तूफान। कैसा होता है तूफान, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। नॉर्मल हवा की स्पीड और इंटेंसिटी अलग होती है और साइक्लोन की स्पीड और इंटेंसिटी अलग होती है। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर ऑफ एयर सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो पूरे उड़ करके ऊपर सेपरेट हो जाते हैं, और जो मोटे मोटे रहते हैं जो हवा में उड़ नहीं सकते वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। वो हम पूरा पढ़ेंगे उसमें जब हम इसका तुम अगर जब इसकी बुक देखोगे ना, इस बुक में इसका पूरा डायग्राम मेंशन करके रखा गया है। ये तुम्हारे सिलेबस में शायद नहीं है, साइक्लोन सेपरेटर है क्या सिलेबस में? नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, साइक्लोन सेपरेटर नहीं है। बस उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्योंकि क्योंकि सीविंग का पार्ट है कि भाई साइक्लोन सेपरेटर भी एक ऐसी मशीन होती है जो ज्यादा प्रेशर के अंदर, जब आप किसी चीज को ज्यादा प्रेशर देते हो, हवा देते हो, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स तो उड़ जाते हैं, धूल उड़ जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नीचे रह जाते हैं ना। सेम कंडीशन इसके साथ होती है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के बाहर निकल जाते हैं मशीन के। उसमें अपन एक आउटलेट देते हैं जिसमें से वो बाहर निकलते हैं, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर ही सेटल डाउन हो जाते हैं, अंदर ही नीचे रखे रह जाते हैं। ठीक है। सेम यहाँ पर क्या होता है, एयर सेपरेटर। एयर सेपरेटर सेपरेटर का काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस पे काम करता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन बताया था मैंने अभी, कि अपनी ही जगह पर एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ रोटेट करना। ठीक है, वो कहलाता है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किस चीज में होता है, कोई भी एयर सेपरेटर है, तुमने जैसे साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन सेपरेटर में स्पीड जो होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, और एयर सेपरेटर होता है उसमें स्पीड हम थोड़ी सी कम रखते हैं। वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑप्टेंट जो मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है ना। हम इसमें स्पीड, जो रोटेशन की स्पीड है, हम वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अब यहाँ पे क्या बोला है, इल्यूट्रेशन मेथड। ये भी एक तरीके की मेथड होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी वाइज पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। जो हाई डेंसिटी के कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लो डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर तैरना स्टार्ट कर देते हैं, या ऊपर ही ऊपर फ्लो, हवा में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, और जो नीचे कोर्स पार्टिकल है हाई डेंसिटी के, उनको हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्या, चलो अब पहले ये पढ़ते हैं कि भाई तुमने पढ़ा कोर्स। अब ये कोर्स क्या चीज होती है, फाइन क्या चीज होती है, वेरी फाइन क्या चीज होती है। मैं ये टर्म्स यूज कर रही हूँ, लेकिन इस टर्म का मतलब क्या है हमें यही नहीं पता। सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मैम, प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्या, सेकंड चीज है मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर। मतलब पाउडर के स्टैंडर्ड देखते हैं कि भाई अब जो मान लो कि मेरा वेरी फाइन पाउडर है, उसके लिए हम कौन सा सीव नंबर यूज करेंगे। अब जैसे तुम्हारे घर में आटा छानने की छन्नी अलग होती है, गेहूं छानने की अलग होती है, और चावल छानने की अलग होती है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वरना एक ही छन्नी से सारी चीजों को तो नहीं छाना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो अपर्चर साइज होता है, अपर्चर साइज का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उन छेदों का जो साइज होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। जो छोटे छोटे छेद है ना उनको बोला जाता है अपर्चर। ठीक है, उनका जो साइज होता है ना, वो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मीडियम है, वो वेरिएट करता है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीजों को सेट करते हैं। देखो सबसे पहले बोलता है ये कोर्स पाउडर। अब ये कोर्स पाउडर क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सीव नंबर 10 से पास हो जाए, जिसका जो छेद का साइज होता है ना, जो उसमें होल्स होते हैं, उसका जो साइज होता है वो होता है 1700 मिलीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, नॉट मोर देन 40% थ्रो अ सीव नंबर 44 मेश साइज इज कॉल्ड कोर्स पाउडर। क्या बोलना चाह रहा है
कि सबसे पहले कोर्स पाउडर का मतलब ये समझ लो दरदरा, ठीक है, दरदरे को बोलेंगे आप कोर्स पाउडर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ये कौन से नंबर, सीव 10, जो सीव नंबर है वो 10 होगा। यहाँ पे जब हम साइज सेपरेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे जो सीव्स आती हैं, सीव्स के ऊपर लिखा हुआ होता है, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, कॉपर टाइप की बनी हुई रहती हैं सीव्स, तांबे के बने हुए रहते हैं। उसके ऊपर मेंशन रहता है कि कौन से नंबर की सीव है, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे ग्रेन्यूल्स पास कराने हैं तो फिर मैं क्या करूंगी, दूसरे नंबर की सीव उठाऊंगी। अगर मुझे क्या करना है, वेरी फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, तो हम दूसरे नंबर का सीव उठाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे जो भी सीव्स होते हैं उसको हम नंबर देख करके चूज करते हैं। अगर मैंने बोला है कि मेरे पास कोर्स पाउडर है, अब आप जाओ जा करके सीव लेकर आओ, तो अब आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि कोर्स पाउडर जो होता है वो 10 नंबर की सीव्स के लिए यूज किया जाता है। तो आप बिना बताए क्या करोगे, सीव लेकर आओगे, कौन सी, 10 नंबर की सीव। मॉडरेटली कोर्स क्या होता है, मॉडरेटली कोर्स का मतलब होता है जो कोर्स होता है ना उससे थोड़ा सा फाइन। मतलब मान लो कि एक नमक का डिल्ला है, ठीक है। अब उस नमक के डिल्ले को तुमने तोड़ दिया, तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो अभी भी क्या है, वो मोटा ही है ना, मेरे लिए तो दरदरा ही कहलाएगा ना, फाइन तो नहीं कहलाएगा। लेकिन क्या कहलाएगा, मॉडरेटली कोर्स, मतलब पहले वाले से थोड़ा सा छोटा हो गया उसका साइज। और इसमें हम कौन सा सीव नंबर यूज कर रहे हैं भैया, सीव नंबर 22, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सीव नंबर 60, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉडरेटली फाइन। अब देखो, सबसे पहले एक बड़ा मैंने नमक का बड़ा वाला टुकड़ा लिया जो 1 किलो का था, ठीक है, वो हो गया मेरा कोर्स। जब मैंने उसको तोड़ा तो वो 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, अब वो कितना हो गया, मॉडरेटली कोर्स। अब मैंने उसको और छोटा करा तो वो कैसा हो गया, ना तो पूरा बारीक रह गया ना ही पूरा दरदरा, मतलब मॉडरेटली फाइन। अब मॉडरेटली फाइन जो होता है वो कौन से सीव नंबर से जाता है, सीव नंबर 85, ठीक है। और सीव नंबर 44 से लेके 85 तक के बिटवीन में जो भी सीव नंबर्स होते हैं, हम इनको मतलब 85 से ऊपर नहीं लेना है और 44 से नीचे नहीं लेना है, इतना याद रखना, ठीक है। वो हो जाएगा तुम्हारा मॉडरेटली फाइन। फाइन भैया हमने उसको बिल्कुल ही बना दिया पाउडर, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, फाइन पाउडर। और ये किससे पास होगा, सीव नंबर 85। यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे पार्टिकल साइज छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, सीव का नंबर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपके जो छेद हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। और वेरी फाइन पाउडर किससे पास होगा, सीव नंबर 120 से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसका क्या कर दिया, ये जो चीज तुम्हें ऊपर पढ़ाई है ना, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि भैया सीव नंबर 10 से पास होगा। और जो उसका साइज होता है ना होल का, वो 1700 मीटर होता है। और इसमें से सिर्फ 40% पार्टिकल्स जो है वो सीव हो सकते हैं, मतलब 44 समथिंग कुछ, ये मान के चल लो। समझ गया, ये टेबल पढ़ोगे ऊपर का तो समझ में आ जाएगा। अब जो सीव के स्टैंडर्ड्स है ना, अपने पास क्या होता है, इंडियन फार्माकोपी होता है, ब्रिटिश फार्माकोपी होता है, यूएस स्टैंडर्ड फार्माकोपिया होता है, ठीक है ना। अलग अलग अपने अलग अलग स्टेट के फार्माकोपियाज होते हैं। अगर मैं इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं, ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करूं, सब अपने अपने सीव का जो मतलब इंडिया वालों ने ये स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, ठीक है। अब अगर यूके ब्रिटिश फार्माकोपिया उठाऊंगी तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज होगा, ठीक है। समझ में आई ये वाली कहानी। बट हम अधिकतर क्या मानते हैं, ब्रिटिश और इंडियन फार्माकोपिया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है तुमको, साइक्लोन सेपरेटर का है ये, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स, अब ये स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स भैया वो जो मैंने ऊपर तुम्हें कहानी बताई ना, उसको इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया कि जो तुम चन्नी यूज करते हो ना, वो कैसी होनी चाहिए, उसके नंबर ऑफ सीव्स कितने होने चाहिए, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होनी चाहिए, उसका अपर्चर साइज क्या होना चाहिए। ये तो याद करने वाली चीज है, ये तुम यहाँ पे वो कर सकते हो। जो देखो अब ये मैश का जो लीनियर लेंथ होना चाहिए वो इतना इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आईपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि 1990 में क्या दिया था, कि नॉर्मल अपर्चर साइज जो है काय के लिए, मेजोरिटी के लिए, वो किस में होना चाहिए, एमएम में और माइक्रोमीटर में होना चाहिए।
ये पूरी कहानी जो होती है ना, जैसे नॉर्मल डायमीटर क्या होना चाहिए वायर का, कि जो वायर्स होते हैं वो काय के बने होते हैं, कहाँ गया, specified diameter to the given suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of the sieve। भैया ऐसा मटेरियल यूज करो वो तार बनाने के लिए जो जिसका डायमीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसका डायमीटर ऐसा नहीं हो कि हम उसमें थोड़ा ज्यादा सा सामान मिल गया, ज्यादा बार यूज कर ले तो वो खराब हो जाए या टूट जाए, या फिर उस मटेरियल का कोई ना कोई रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट पर हो जाए। ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जो कि हमारे मटेरियल को भी क्या ना करे, अफेक्ट ना करे। पता चला कि हमारा जो जिस मेटल का हमारा सीव बना हुआ है उस पे हमने अपना ड्रग रखा तो दोनों के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो गई और मेरा ड्रग जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया या डिटोरिएट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब ये क्या बोला, अप्रोप्रिएट परसेंटेज सीविंग एरिया 35 to 40% होना चाहिए। अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या बोला है, कुछ वेरिएशंस कैसे होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं साइज में। और जो भी वेरिएशन है, जो भी वेरिएशन निकालोगे उसको हमेशा परसेंटेज में शो करना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। ये सिर्फ कहानी है, इस कहानी पे ज्यादा मत जाना, और अगर ये नहीं भी लिख के आओगे ना तो चलेगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट है तुम्हारा डेफिनेशन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसके डिफरेंट मेथड्स, और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो बताना है। ठीक है, ये लिख सकते हो पाउडर के मतलब इंडियन फार्माकोपिया, आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर्स को किस क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सीव के स्टैंडर्ड बता सकते हो कहाँ कहाँ से कौन कौन से अलग अलग हैं, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है ना, ये सब। उसके बाद आ जाओगे सीधे साइक्लोन सेपरेटर पे। अब साइक्लोन सेपरेटर मैंने भी ऊपर पढ़ाया था कि साइज को अलग अलग सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। अब नाम से पता चल रहा है कि ये भी काम कैसे करता है, हम ये पढ़ेंगे, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है हम ये पढ़ेंगे। एक मिनट के लिए रुकना जरा, फूल रखना जब तक, ये जो मैंने लिखा है एक बार इसको रीड आउट करो, मैं विद इन 2 मिनट्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्या होता है भाई साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन का मतलब है कि बहुत तेज स्पीड ऑफ एयर सप्लाई की जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। सेपरेटर का मतलब है किसी भी चीज को क्या करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। अब मेन प्रिंसिपल क्या होता है, मेन प्रिंसिपल होता है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तुम्हें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं अगर उसमें भी पूछा जाता है कि साइक्लोन सेपरेटर सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये आपका साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर जो सेपरेशन होता है ना वो दो चीजों पे वर्क करता है, एक पार्टिकल साइज और दूसरा पार्टिकल साइज की डेंसिटी। ठीक है ना, हम सिर्फ पार्टिकल साइज को लेकर नहीं चल सकते, पार्टिकल की डेंसिटी पर भी हमें देखना होता है, मतलब कौन सा पार्टिकल ज्यादा भारी है, कौन सा पार्टिकल ज्यादा हल्का है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, किसका घनत्व ज्यादा है किसका घनत्व कम है, उसके हिसाब से भी ये क्या करेगा, सेपरेशन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और जो साइक्लोन सेपरेटर होता है ना हर टाइप के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता है। अब चलो इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है इसका वे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलाकार का शेप है इसका। ठीक है भैया, कोनिकल बेस है, नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है डर्ट, ये क्या है तुम्हारा कोनिकल बेस, इसका जो आधार है वो कैसा है, कोनिकल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक टेंजेंट टाइप का, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना,
इस पे एक इनलेट लगा हुआ है, ये टेंजेंट होता है, जिस मतलब टेंजेंट टाइप का रहता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है तुम्हारा, इनलेट। यहाँ से तुम किसी भी मटेरियल को क्या करोगे, इनपुट दोगे। यहाँ से तुम अपना प्रोडक्ट को एंटर कराओगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, फ्लूइड का आउटलेट, ठीक है। एक तरफ से मटेरियल जाएगा और यहीं से हमारा जो फ्लूइड रहेगा, जो भी मटेरियल रहेगा, वहां से हम इसका आउटलेट भी कर सकते हैं। आउटलेट कहाँ से दे रहे हैं भाई तुम्हारा, अगर आउटलेट, आउटलेट में क्या निकलेगा, लिक्विड निकलेगा कि सॉलिड निकलेगा, एयर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, घूम रहा है। कोई भी चीज जब घूमती है, मिक्सी को कभी खाली चलाना बिना ढक्कन लगाए तो तुमको हवा फील होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनलेट जो भी मटेरियल आप दोगे, और जब आउटलेट जो रहेगा, ये जो टॉप पे दिखा ना क्लीन एयर, यहाँ से जो भी हवा आएगी वो यहाँ से पास हो जाएगी इस वाले आउटलेट से, ठीक है। वर्किंग कैसे करता है भैया, इसका मेन काम क्या है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि ये कोनिकल बॉटम है, ये पूरी बॉडी जो है वो कोनिकल है। यहाँ से क्या होगी, एयर अंदर जाएगी, यहाँ से मटेरियल भी डालेंगे, हवा, दोनों चीजें अंदर पहुंचेंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी अंदर घूम रहा है, जो एक्सेस मटेरियल है, हवा है, वो यहाँ से क्या निकलेगी, बाहर निकल आएगी इस गैस से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सॉलिड है जिसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले तो फीड करेंगे। फीड का मतलब होता है उसके अंदर डालना, ठीक है, किसी भी चीज को उसके अंदर प्लेस करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनलेट से मैंने मटेरियल को डाला, बहुत ही लो इंटेंसिटी पे, ठीक है, लो वेलोसिटी पे, मतलब उस वक्त ज्यादा प्रेशर नहीं होगा हवा का, क्या होगा, हाई वेलोसिटी से डालना है। ना कि, तुम लोग ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं, सुन रहे हैं मैम, आप बताइए। तुमको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, स्क्रीन पे मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ तो तुम लोग एक बार स्क्रीन पे नजर नहीं दौड़ा रहे हो कि अगर मैं गलत भी मैडम पढ़ाऊंगी तो आपने गलत लो पढ़ लोगे। लो वेलोसिटी बोला, वो मैं बोलने वाला था मैडम, आप फिर बोल दिए। राइट, ठीक है ना, ये चीज नोटिस किया करो। कई बार क्या होता है, हम भी इंसान हैं, हम कभी कभी जानबूझ के मिस्टेक करते हैं ताकि पता चले कि बच्चों का अटेंशन है या नहीं। तो कई बार जी हम लोगों मैम। से भी गलत निकल जाती है ना। ठीक है, वर्किंग क्या बोल रहा है इसका, कि सबसे पहले मटेरियल को हमने इसके अंदर इंसर्ट फीड। करा दिया, हमारा जो भी वेसल है हमने उसको उसके अंदर प्लेस कर दिया। अब हमने क्या करा, जो भी वर्टी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या करेगा, चारों तरफ दीवालों पे लगेगा। ये जो चारों तरफ दीवारें बनी हुई है ना इसके अंदर की, जब हवा बहुत तेजी से इसके अंदर रोटेट करेगी तो चारों तरफ क्या बनाएगी, एक दबाव बनाएगी। तो कौन सा वाला मैम ये फोर्स बनाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सेंट्रीफ्यूगल। सा होता है मैम? मैंने बताया ना कि जब कोई चीज अपनी जगह पर बहुत तेजी से घूमती है, उस वाले फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ओके। पर्टिकुलर आरपीएम पे, एक पर्टिकुलर स्पीड पे, मिक्सर है, मिक्सर को कभी मिक्सी में लगाओ और बिना ढक्कन के चालू करो तो जो ब्लेड है वो अपनी जगह पर रहती है, मिक्सी भी अपनी जगह पर रहती है, बट वो अपनी जगह पर बहुत तेजी से क्या करेगी, रोटेट रोटेशन। करेगी, ठीक है। अगर उसी की जगह तुम उसमें दूध और पानी मिक्स करके डाल दोगे तो थोड़ी देर बाद जब तुम उसका ढक्कन खोलोगे तो तुम देखोगे कि मक्खन अलग हो गया और पानी जो है वो नीचे बैठ गया, ठीक है। तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक मैम। मटेरियल को उसमें डाला, आपने अपना सेंट्रीफ्यूगल जो भी अपना सेपरेटर है उसे ऑन किया। ऑन करने के बाद उसके अंदर जो हवा है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट होगी, ठीक है। जो भी सर्कुलेट होगी तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे जो गिरेंगे नीचे की तरफ से, वो उसको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे बाहर की तरफ सॉलिड आउटलेट से। इसमें तुम्हारा जो डायग्राम है ना, इसमें क्लियरली दिया हुआ है। एक आती है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बुक, सीवीएस सुब्रमण्यम। एक बार अगर किसी के पास बुक्स हो या फिर कभी मौका मिले ना, तो जाकर के सीवीएस सुब्रमण्यम का साइज सेपरेशन खोल के देख लेना। उसमें साइक्लोन सेपरेटर का जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो बहुत ही सिंपल और क्लीन दिया हुआ है। ये तो तुम्हें एक वर्टिकल सेक्शन दे दिया, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि इसका सॉलिड आउटलेट कहाँ पर है, ठीक है। जैसे इन्होंने एयर का पास बता दिया, गैस का ट्यूब बता दिया, आउटलेट ट्यूब बता दिया, लेकिन इन्होंने ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि जो सॉलिड मटेरियल आप निकालोगे वो कहाँ से बाहर होगा। गैस का तो बताया बट सॉलिड आउटलेट का कहीं से भी उन्होंने डायग्राम में नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज ये होती है, जब हवा सर्कुलेट होती है ना बहुत तेजी से, तो सबसे पहले कौन उड़ता है, जो हल्का होता है या जो भारी होता है,
जो हल्के होते हैं ना पार्टिकल्स, जिनमें वजन कम होता है, जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो सबसे पहले क्या करने लगते हैं, हवा के साथ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने और फोर्स बढ़ाया तो क्या होगा, थोड़े और बड़े पार्टिकल्स उसके साथ उड़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स है जिन पे मेरे फोर्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा, वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, और जो हवा में उड़ गए ना, वो क्या करेंगे, अपने नोजल से निकल के बाहर आएंगे और हमारे जो वेसल्स बाहर लगे रहते हैं उसमें कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो तुम्हारा भारी पार्टिकल है जो अपनी जगह से उठा ही नहीं, जो हाई डेंसिटी का पार्टिकल था, वो अपनी जगह पर बैठा ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हल्के पार्टिकल होंगे वो हवा के साथ उठ करके बाहर आ जाएंगे, और जितने भारी पार्टिकल होंगे वो अंदर के अंदर ही बैठे रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो जो नीचे जो डर्ट वाला आउटलेट दिख रहा है, यहाँ पे डर्ट लिख दिया इन्होंने, यहाँ से हम हैवी पार्टिकल्स को निकाल के बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो नीचे बैठ चुके हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो सब कहाँ हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, अब ये जो गैस आउटलेट ट्यूब है, अब मैंने, जैसे तुमने कभी आटा पिसाने गए होगे, गेहूं पिसवाने गए हो, तो चक्की होती है, चक्की का जो मुंह होता है जहां से आटा पिस के निकलता है, गेहूं पिस के निकलता है, आटा निकलता है, वहां पे एक कपड़ा बांध दिया जाता है। कपड़ा क्यों बांधते हैं? कपड़ा बांधने का रीजन ये होता है कि ताकि उड़े ना, पूरे में आटा आटा ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या रीजन होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, जो वेरी फाइन पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनका इतना हल्कापन होता है, इतनी कम डेंसिटी होती है उनकी, कि वो छोटे मोटे हवा के झोंकों से भी क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं बाहर। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमने बाहर से क्या लगाया हुआ है, एक प्रॉपर कपड़े का थैली लगा दिया, ताकि वो क्या करेंगे, फैलेंगे भी तो कहाँ, उस कपड़े की थैली के अंदर। और जैसे उनको हवा का दबाव कम होगा, उन पे हवा कम लगेगी, वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और एक बार बैठ गए तो वो अपने डिब्बे में आकर के सेटल डाउन हो जाएंगे। समझ में आई कहानी? तो मेन साइक्लोन सेपरेटर करता है, तेज हवा दी, मटेरियल डाला, बहुत तेजी से फोर्स अप्लाई किया, हवा बहुत तेजी से रोटेट करने लगी, जितने भी छोटे पार्टिकल्स थे वो सब उसके साथ उड़ने लगे, और जितने भारी पार्टिकल्स थे वो सब नीचे रह गए। हल्के पार्टिकल्स सारे बाहर निकल गए आउटलेट से, और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स थे उनको हमने आखिरी में सेपरेटर बंद करने के बाद नीचे से, ये जो नीचे वाला नोजल दिया हुआ है, यहाँ से इनको बाहर निकाल दिया। तो मेरे हैवी पार्टिकल्स अलग हो गए हाई डेंसिटी के, और लो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स अलग हो गए। मेरा मेन रीजन क्या था, सेपरेशन करना डेंसिटी वाइज। तो मैंने लो डेंसिटी के पार्टिकल्स को अलग कर लिया और हाई डेंसिटी के पार्टिकल्स को अलग कर लिया, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मेनली क्या होता है कि कई बार कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हवा में धुले हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी तुमने देखा हो कि हवा, जैसे कभी देखा जब आंधी तूफान चलती है तो हवा के साथ साथ आंखों में मिट्टी भी जाती है। तो ऐसे पार्टिकल्स को जो कि गैस के साथ मिक्स हो गए हैं, उनको सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर सबसे अच्छा यूज होता है। ठीक है, अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, जब हमें किसी सॉलिड में से क्या करना हो, किसी गैस में से सॉलिड मटेरियल को अलग करना हो, तो हम साइक्लोन सेपरेटर यूज करते हैं। जब हमें किसी लिक्विड में से किसी सॉलिड को अलग करना होता है, तब साइक्लोन सेपरेटर यूज करते हैं। जब किसी हैवी और कोर्स फ्रैक्शन को अलग करना होता है, या फाइन डस्ट को अलग करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी चिमनियां लगी रहती हैं, ठीक है, हम्म इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी बड़ी चिमनी लग रही थी जिसमें से काला धुआं निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्या लगा रहता है, सेपरेटर लगा रहता है, जो क्या करता है, सिर्फ धुआं बाहर निकालता है। और बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे माहौल में आ गए, हमारी एयर में आ गए, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। हमारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाएंगे, आसपास रहने वाले अफेक्ट होंगे। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, अपने ऊपर जो चिमनी लगाते हैं ना, उस चिमनी में एक साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं, कि धुआं बाहर निकल जाए, पर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं क्या हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, ट्रैप हो जाए, वहीं के वहीं पकड़े जाए, उसके बाद टाइम टू टाइम उन्हें हम क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो कम से कम क्या होगा, सिर्फ धुआं हमारे एनवायरमेंट में जाएगा, धुएं के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे ना, वो बाहर ना जाए, वरना आजू बाजू के एरिया के रहने वाले लोग क्या होंगे, कहीं ना किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे लंबे समय तक उस स्मोक के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, साइक्लोन सेपरेटर। और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी कई बार हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर। तो यहाँ पे तुम्हारा साइज सेपरेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट। कंप्लीट।
साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ तुम्हारा ड्राइंग। एग्जॉस्ट नहीं हुए होगे, उम्मीद तो मेरी यही है, उम्मीद यही है कि एग्जॉस्ट नहीं हुए होगे। नहीं मैम कंटिन्यू करिए। सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? कोई अपने Yes, व्यूज दो कि जी है। ठीक है, बोर तो नहीं हो गए ना? नहीं मैम ऐसा अच्छा नहीं पढ़ा। होना चाहिए कि आगे आठ पीछे सपाट हो जाए, वो नहीं चाहिए मुझे। एग्जॉशन नहीं चाहिए। चाहो तो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6:46 हो रहा है। हम 7 o'clock पे या फिर एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले ओके लो। मैम। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। जी मैम। ओके।